अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था। एक तो सबसे बड़ा फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक धचका भी था, वो था बल्ले का निशान। पेशावर हाई कोर्ट ने जो रिलीफ दिया वो था जिसपे इतनी बातें बन रही थी, जिसपे इतनी तनकीद की जा रही थी, जो इलेक्शन कमीशन समेत जो बाकी सियासी जमातें उनको खटक रहा था, वो रिलीफ पीटीआई से छिन गया है। और अब उसमें देखना ये है कि पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तो एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि इलेक्शंस वो लड़ने जाएंगे, हर हाल में इलेक्शंस लड़े जाएंगे, बॉयकॉट नहीं होने वाला। आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन उससे नुकसान हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से कि आपका जो वोट है वो डिस्पर्स हो सकता है, वो मुनकसिम हो सकता है। इसलिए क्योंकि हर उम्मीदवार का जो निशान होगा, इंतखाबी निशान जिसे हम कहते हैं, वो मुख्तलिफ होता है, तो जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी चूंकि ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन, अभी तो वैसे बैरिस्टर गौहर है, लेकिन जो असल चेयरमैन और जिसे हम कहेंगे कि बानी पीटीआई है, इमरान खान साहब, जिनकी ये पार्टी है, जिनकी वजह से ये पार्टी जानी जाती है, वो उनके अंडरस्टैंडिंग जहां पर हमारी खत्म होती है वहां से उनकी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। उनके पास बेतहाशा ऑप्शंस होंगे, और आई बिलीव जिस तरह से उन्होंने कई बार ये जिक्र भी किया है कि मैं पहले से ही फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करते हुए प्लान ए, बी और सी तैयार कर लेता हूँ। तो हमने माजी में भी देखा है, चूंकि 2022 से जब से वो वजीर आजम की कुर्सी से निकाले गए, उसके बाद से लेके अब तक इमरान खान साहब जितना माइंड गेम्स उन्होंने जिस तरीके से मामलात को टैकल किया है, वो खबरों की जीनत बने रहे। 2022 उनके नाम रहा, 2023 उनके नाम रहा। पूरी हमारी जो पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है, वो उनके गिर्द रिवॉल्व करती रही, उनके गिर्द घूमती रही है। तो एक तो ये बात है कि उनके पास डेफिनेटली वो जेल में ऐसे नहीं बैठे होंगे। उनका जो एक माइंड है, जो उनका ब्रेन है, जो उनका सोचने का अंदाज है, वो यहाँ के जो रवायती सियासतदान है, जो कि शुरू से एक उनकी एक रवायती सियासत रही है कि अगर जरदारी साहब की बात की जाए, जिस तरह से वो इलेक्टेबल्स की सियासत करते हैं और जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, और मुस्लिम लीग नून की भी हमें सियासत का बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से स्टार्ट होती है, कब उनकी कॉम्प्रोमाइज शुरू होते हैं, किस वक्त वो एनआरओ लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर किस तरह से वो डीले करके वापस आते हैं। बहरहाल सारी बातों की एक बात, बल्ला छिन गया है पीटीआई से, और पीटीआई उसके बावजूद हमें पुरअज़म भी दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक पीटीआई कॉन्फिडेंट है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, वो थोड़ा सा हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रिडिक्ट ये कर सकते हैं, चूंकि इस वक्त काजी फायज ईसा साहब वहां पर बैठे हुए हैं, जिनके एक पूरी पर्सनैलिटी पे एक पूरा क्वेश्चन रेज होता है। जिस तरह की वो उनके रिमार्क्स सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में पीटीआई को लेकर, और उनकी जो एक बायस्ड हम देख रहे हैं कि एक ओपिनियन सामने आ रही है, ये बायसनेस उनके सामने आ रही है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो किसको रिलीफ दे रहे हैं और उनकी इस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग है या माइंडसेट है वो क्या है। डेफिनेटली काजी साहब छोटे छोटे पेटी इश्यूज के बारे में बात करते हैं, लाइव समात करते हैं, लेकिन उनके जिस तरह की बातें सामने आती हैं उस पर बाद में पूरे सोशल मीडिया पे मजाक ही बनता है। जैसे कि आज की अगर हम बात कर लें, काजी फायज ईसा साहब, एक मिसिंग पर्सन का जो इतना अहम और संगीन किस्म का इशू है, उस इशू पर बात करने की बजाय, उसको सॉर्ट आउट करने की बजाय इतने बड़े मनसब पर आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी जानिब से एक छोटी छोटी बातें की जाती हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है। सरदार लतीफ खोसा साहब जब वहां पर पेश हुए और पीटीआई के वकील के तौर पे, तो जैसे ही उन्होंने अपने वहां पे स्टार्ट करना था, अपने दलाइल का आगाज करना था, उस पर उनको रोक कर कहा जाता है कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों है, ये सरदारी निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए, गुलामी ख़त्म होनी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने की। सबसे पहले तो जिस तरह से फिर सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया, फिर वो एक अलग ही रद्दअमल सामने आता है। ज़ाहिर है आप बात करेंगे तो उस पर अवामी रद्दअमल भी सामने आएगा, आपके जितने भी नाकिद हैं उनको भी मौका मिल जाएगा, और जो आपके कह सकते हैं कि मोतरिफ हैं वो भी बात करेंगे कि ये आपने बात क्या कर दी काजी साहब, क्योंकि काजी साहब आपके अपने ही कॉलीग हैं, चीफ जस्टिस साहब आपके अपने ही कॉलीग हैं, सरदार तारक मसूद साहब, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। आपकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उनका नाम, उस पर उनका नाम सरदार तारिक मसूद के नाम से ही लिखा गया है। सबसे पहले तो आप वहां पर खत्म करवाते और फिर आप सरदार लतीफ खोसा के हवाले से ही बात करते। ये तो खोसा साहब की एक आप कह लें कि उनकी एक बड़ापन है या आला ज़र्फी है कि उन्होंने आपको वहां पर इस मामले पर साफ साफ ब्लंटली
शट अप कॉल नहीं दी या आपको जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मामला जो बढ़ गया है वो, जहां तक इज्जत की बात है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं सरदार लतीफ खोसा साहब भी, और पुराने वकील हैं, उनका भी तजुर्बा है। तो हर इंसान की जो रिस्पेक्ट है अपने पेशे को लेकर या एक अपनी ज़ात को लेकर, वो उतनी ही मैटर करती है जितनी एक वहां पर आला मनसब पर बैठे हुए काजी की रिस्पेक्ट है। सो काजी साहब के ऊपर इस वक्त बहुत सी तनकीद हो रही है, छोटे छोटे रिमार्क्स, और जिस तरह से वो वकीलों को सुनते नहीं है, पेशेंस लेवल उनके उस पर क्वेश्चन हो रहा है। फिर दूसरी बात, उन्होंने दोबारा इमरान रियाज खान के हवाले से बात की, जिसपे हमने कल देखा भी कि एक तूफान बरपा हो गया था सोशल मीडिया पर। इमरान रियाज खान के हक में लोगों ने उन्हें हीरो करार दे दिया, और काजी साहब पे जो तनकीद हुई, सब ने कहा इमरान रियाज खान को हम सब जानते हैं, लेकिन काजी साहब को वो तो मुझे लगता है इस हाल में होते हुए, यानी प्रेजेंट में होते हुए भी किस्सा पारीना हो चुके हैं, क्योंकि अपनी रेलेवेंस वो दिन ब दिन अपनी जिस तरह के फैसले और रिमार्क्स और जजमेंट से वो खो रहे हैं। डेफिनेटली जब आप एक पार्टी बनकर आएंगे और आप वहां पर बैठकर कहेंगे कि सियासी मामला को यहाँ पर डिस्कस ना किया जाए, सियासी बयानबाजी ना की जाए। मिसिंग पर्सनस का एक ऐसा मामला है जिसपे मैं आज देख रही थी कि अबूजर सलमान न्याजी, जो कि एक नामवर वकील हैं, वो भी ये बात कर रहे थे कि इसमें कोई सियासी या जाती पसंदीदगी की बात नहीं होती, कानून अंधा होता है, और उसमें आप मिसिंग पर्सनस के मामले को आप एड्रेस करें, वो किसी भी पार्टी से हो, ये काम है आपका इंसाफ देना, लेकिन आप इंसाफ नहीं दे रहे। इंसाफ के अलावा आप बहुत सी बातें बना रहे हैं। एक और चीज उन्होंने बहुत अजीब सी कही, वो फिर जेर बहस है, यानी उनकी हर बात अब जेर बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया नहीं देखता, जिसपे फिर बेतहाशा कमेंट्स आए नामवर सहाफियों के, खास तौर पे हामिद मीर साहब का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी। हामिद मीर ने कहा कि अगर आप मीडिया नहीं देखते तो हम भी आपकी जो लाइव कार्रवाई है वो इसलिए नहीं देखते कि छोटे लोग जो हैं वो बड़े मनसब पर बैठ गए हैं। जिसके बाद अज़मा बुखारी मुस्लिम लीग नून की वो कूद पड़ी, उन्होंने हामिद मीर को तनकीद का निशाना बनाया, और हामिद मीर साहब जब से मुस्लिम लीग नून पे अगर वो कोई एक कमेंट भी कर दे तो मुस्लिम लीग नून की जो पूरी एक फौज है या उनके जो कारकुनान है वो सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर देते हैं। मुख्तलिफ अकाउंट से गालियां दी जाती हैं हामिद मीर साहब को, उनकी फैमिली को थ्रेट्स दिए जाते हैं, और वो अभी हम देख भी रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपने एक पार्टी से मंसूब कर दी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त मुल्क की, आप माने या ना माने, तमाम सर्वेज आपको बताते हैं। आप बाहर निकल के देखें, आप किसी भी रेडी बांध से बात कर लें, आप किसी दुकानदार से बात कर लें, आप किसी अमीर इंसान से बात कर लें, आपका अमीर तबका, आपका मिडिल क्लास, आपका गरीब तबका, सबके मुंह पर इस वक्त एक ही नारा है, और वो है कैदी नंबर 804, यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं असल में इमरान खान साहब ही हैं, और उन्हीं के बारे में लोग अच्छी जो राय रखते हैं कि भाई ये ख्यालात का इजहार करें कि भाई उन्होंने वजीर आजम बनकर आना है। अब इसी चीज़ का डर है जो हमारे मुक्तदरा हल्के हैं, यानी आप कह लें कि इस वक्त जो पावर की जो सतून है, इस्टेब्लिशमेंट आम अल्फाज में, कि बल्ले के निशान का इतना खौफ है कि पेशावर हाई कोर्ट जिसने रिलीफ देने का अगर थोड़ा सा कोशिश की भी थी, उस कोशिश को फौरी तौर पे दबा दिया गया, प्रेशराइज करके बल्ले का निशान जो इलेक्शन कमीशन ने छीना था, उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट को बहाल करना पड़ा। आज हमने वो भी देखा। अब एक और चीज सामने आई, पेशावर हाई कोर्ट ने एक कोशिश जरूर की जहां पर उनपे एक तनकीद शुरू हो चुकी थी कि अगर ये स्टैंड लेने के लिए खड़े थे, जहां पर सारा एक सिस्टम इमरान खान को कुचलने के लिए तैयार बैठा है, या 22 करोड़ या 24 करोड़ आवाम की आवाज को कुचलने के लिए बैठा है, लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, या कुछ ऐसे जजेस जो फेयर हैं, जो समझते हैं कि जो हक है, जो जिस तरह उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, तो उस हक को, उसकी बात करना या उस इंसाफ देना उनका काम है, उनका फर्ज है, उसको वो बाखूबी निभा भी रहे हैं। उसकी मिसाल हमने ये देखी कि पीटीआई की रहनुमा है जरताज गुल। अब आपकी गिरफ्तारियां भी, उस पर भी सब क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। 9 मई के बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां होती हैं, आपको अदालतों से रिलीफ मिलता है खवातीन को, या जितने भी पीटीआई के कारकुनान हैं, जब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं जमानत लेके, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जरताज गुल काफी अरसे से रूपोश थी, आज वो आई, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, उसके बावजूद पूरी पेशावर की पुलिस जो थी, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, उसको अलर्ट किया हुआ था जैसे आपने उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करना है। तो कौन थी अंदर? एक खातून, जरताज गुल साहिबा, जिन्होंने एक वीडियो पैगाम भी सोशल मीडिया पर डाल दिया एज ए एविडेंस के उसमें वो बात कर रही हैं कि जनाब आप ये देखें कि मैं 9 मई के
اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ واقعات کی مذمت کروں تو میں مذمت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ رو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں خود ایک شہید کی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. ان کے بھائی غالباً 9/11 کے بعد انہوں نے سفر کیا, وہ شہید ہوئے, تو اس کی بات کرتے ہوئے وہ رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میں کیسے شہداء کی بے حرمتی کر سکتی ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو اعلیٰ جو ہمارے حکام ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو, ان کے کہنے پہ اس خبر کو ایسا ٹوسٹ کر کے ٹی وی پر پیش کیا کہ اس پہ ہم سب ہی افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, ہمیں یہ چیزیں کرنی بھی پڑتی ہیں. لیکن اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ٹی وی کا ایک رجحان ہے وہ دن بدن ہماری عوام میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا کا ہم جیسے لوگوں کو بھی سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کو اصل رپورٹنگ اور اصل حقائق بتا سکے. بہرحال زرتاج گل نے پناہ لیے رکھی پشاور ہائی کورٹ کے اندر. وہ عدالت کے اندر موجود رہیں, باہر وکلا ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے رہے. انہوں نے کمبل وہاں منگوا لیا اور وہ اندر بیٹھی ہوئی تھیں. وہ پریشان تھیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور بلا وجہ کی یہ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی, جبکہ وہ کنڈیم بھی کری تھیں 9 مئی کے وہ تمام واقعات کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ فوری طور پہ ان کو ریلیف دیا جائے. ایسے میں پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اسلام آباد سے جناب فوری طور پہ پشاور ہائی کورٹ پہنچتے ہیں اور عدالتیں پھر رات گئے کھلتی ہیں, جس پہ پھر ایک تنقید بھی شروع ہو گئی ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ بھائی عدالتیں کھل گئی. اور اس پہ اب ریئیکشن ہم کل صبح اٹھ کر دیکھیں گے جب تمام ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایکٹیو ہوں گی, جب وہ جاگ جائیں گی خواب خرگوش سے اور پھر وہ اپنا ریئیکشن دینا شروع کریں گی. بہرحال پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اچھا جیسچر, ایک خاتون کو جو کہ بالکل نہتی تھیں اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, وہ انصاف کے لیے کھڑی تھی, وہاں پر موجود تھیں, ان کی پروٹیکٹیو حفاظتی بیل بھی تھی. اس کے باوجود پشاور پولیس ان کو اس طرح سے ڈھونڈ رہی تھی جیسے کہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد اندر چھپا ہوا ہے اور اس کو نکالنا بہت ضروری ہے, جیسے کہ انہوں نے کسی بڑے ریاستی ادارے پر حملہ کر دیا ہو یا حملہ آور ہو گئی ہیں وہ. ایسے میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہنچتے ہیں. ان کی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے قوم ان کو سیلیوٹ پیش کر رہی ہے, سوشل میڈیا پر ان کی تعریفوں کے تانتے بند گئے ہیں, لوگ ان کو سیلیوٹ سلام کر رہے ہیں, خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا. ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے آتے کہا کہ آپ ہماری بیٹی ہیں اور سب سے پہلے زرتاج گل صاحبہ جو کہ صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, ان کو پہلے کھانا کھلایا جائے, اس کے بعد میں کیس کی سماعت کروں گا. اب کیس کی سماعت ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ضمانت گرانٹ کرتا ہوں. لیکن جب ان کو بیل گرانٹ کی گئی تو انہوں نے فوراً سے زرتاج گل صاحبہ نے تحفظات کا اظہار کیا کہ مجھے پھر بھی گرفتار کر لیا جائے گا میں جیسے ہی باہر آؤں گی, کیونکہ ایسا پریکٹسز ہو چکی ہیں ابھی ماضی قریب میں. جیسے ہی ضمانت ملتی ہے باہر نکلتے ہیں پولیس آپ کو گرفتار کر لیتی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا, جس پر پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا بڑا دبنگ انداز میں یہ بیان سامنے آیا کہ یہ فیصلہ میں نے دیا ہے, اب میں جانوں اور یہ آئی جی جانے. اگر یہ آئی جی گرفتار کرتے ہیں تو اس کا پھر میں ان کو دیکھ لوں گا. میں یہاں پر کھڑا ہوں, میں اپنے حلف کا پاسدار ہوں, مجھے اپنے حلف پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں. آپ بے فکر ہو کر جائیں, آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا. تو جناب یہ تھا آج کے پورے دن کا احوال. اور زرتاج گل صاحبہ پھر بالکل باحفاظت گھر پہنچ چکی ہوئی ہیں, جس پر سوشل میڈیا پر ایک امید بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لوگوں کے اندر جو مایوسی تھی عدالتوں کو لے کر, ججز کے کردار کو لے کر, ہماری جوڈیشری 139 نمبر پہ آتی ہے اور اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ یہاں پہ جسٹس بہت ڈیلے ہوتا ہے. یہاں پر عدالتیں لمبے کیسز کو لمبا طوالت اختیار کر لیتی ہیں, اس کو لٹکا دیتی ہیں, تاخیر کر دیتی ہیں, سماعتیں نہیں ہوتی, اور جو طاقتور ہے جس طرح سے اس کو فوری طور پہ جو ہے ریلیف مل جاتا ہے. تو ابھی بھی ایسے ہی کچھ نظام چل رہا ہے جس کی وجہ سے خاص طور پہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان سے لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور ان کا کمپیریزن اب ڈرا کیا جا رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, کیونکہ ان سے سیکھیں, شاید آپ کو پتا ہو کہ انصاف کے جو ترازو ہے اس کو کیسے بیلنس کیا جائے گا. بہرحال اب پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ابراہیم صاحب ہیں وہ اس وقت کے ہیرو بن چکے ہیں عدلیہ کے لیے, ایک مثال بن کر سامنے آئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم قاضی فائز عیسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے, اس پر خاصی تنقید ہو رہی ہے, لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے رول پر, کردار پر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دور میں پی ٹی آئی کی سیاست اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو الیکشنز کے معاملات ہیں یہ کس جانب جاتے ہیں, اس پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.